प्यारे बच्चों, मैं रामेश्वर तिवारी, लेक्चरर बायोलॉजी, सरस्वती शिशु मंदिर, जयंत। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो पहले तो रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी अपने वंश परंपरा को कायम रखने के लिए अपने समान संतति को जन्म देता है, निर्मित करता है, उसको कहते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। री माने पुनः, प्रोडक्शन माने उत्पादन, अपने जैसा दोबारा पैदा करना। ये हर जीवधारी का विशिष्ट गुण होता है कि अपने जैसी संतति को, अपने जैसी कह लीजिए ऑफ स्प्रिंग, उनको कहिए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो आनुवंशिक लक्षण हैं, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जो एक कैरेक्टर है, कह लीजिए जेनेटिक कैरेक्टर्स, उनका क्या करते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से वंश परंपरा को कायम रखते हैं। मनुष्य में अगर देखा जाए तो जो जनन तंत्र की बात हम लोग करते हैं, तो मुख्य रूप से मनुष्य में जो प्रजनन तंत्र है, प्रजनन का समय है, कोपुलेशन का जो निश्चित कोई समय नहीं होता। हर जीवधारी में प्रजनन का एक निश्चित सीजन होता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें जनन का कोई निश्चित समय काल नहीं होता है। मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया है, उसको अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उसमें कई प्रोसेस होती है। पहले एक बेस समझ लेंगे, प्रोसेस क्या होती है। एक तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, गैमेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया, यानी स्पर्म और ओवम के बनने की क्रिया। ये दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में और oogenesis फीमेल में प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, प्राणी होते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। डायशियस है मनुष्य, डायशियस है, एक लिंगाश्रयी, अलग अलग, यानी कह लीजिए कि नर अलग और मादा अलग है। उनमें जननांगों का निर्माण अलग अलग ढंग से, अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर पहला प्रक्रिया होती है इसमें रिप्रोडक्शन के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस की, जिसमें स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। दूसरा होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब जो स्पर्म मेल में बनेंगे, उन स्पर्म्स को कहाँ पहुँचाना है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, निषेचन की प्रोसेस वहाँ तक पहुँचाना। फिर थर्ड स्टेप आएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना, फ्यूजन उनका, जिससे जाइगोट बनेगा। और उस जाइगोट का फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन माने उसका रोपण होगा, यानी वो यूटेरस की दीवार में जाकर प्रतिस्थापित हो जाएगा, लग जाएगा। तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद उसका जो जाइगोट है, जो इम्प्लांटेशन जिसका हो गया, उसका क्या होगा, गेस्टेशन होगा, यानी भ्रूण का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, आगे उसका डेवलपमेंट होगा, उसको बोलेंगे गेस्टेशन। और फिर क्या होता है, पार्टिशन, कह लीजिए प्रसव की प्रक्रिया आ जाएगी। तो पार्चुरेशन की प्रक्रिया, पार्चुरेशन मीन्स प्रसव की प्रक्रिया, जिसमें चाइल्ड का क्या होगा, बर्थ होगा, जन्म होता है। ये पूरी प्रोसेस चलेगी। तो इन पूरी प्रोसेस के अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो मनुष्य का नर जनन तंत्र देखेंगे तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य के नर जनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं
मेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं हम, तो ध्यान में ये बात आए कि इसमें से दो भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग जो है, उसमें से मेन, इसको कह सकते हो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मुख्य जनन अंग वो क्या होता है, टेस्टिस, वृषण होता है। फिर जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा मेन ये है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हेल्प करेंगे, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। उसमें से पहला है इपिडिडाइमिस, अधिवृषण जिसको बोलते हैं, वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड्स एंड ये पेनिस, एक जो है पेनिस। इनमें से इपिडिडाइमिस, ये पेयर ऑफ इपिडिडाइमिस एक जोड़ी है, वासा डिफरेंशिया भी, सेमाइनल वेस्किल भी, ध्यान रखेंगे ये एक जोड़ी रचनाएं हैं। और बाकी आगे के ध्यान रखेंगे, प्रोस्टेट और काउपर्स दो ग्लैंड्स हैं और एक सिंगल जो है क्या है, पेनिस है। ये रचनाएं मुख्य रूप से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए जनन तंत्र में जो भाग हैं इनको हमको भली भांति समझना और जानना है। इसमें से सबसे पहले हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस ये देख रहे हैं, वृषण कैसे है रचना में, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस क्या कार्य करता है, टेस्टिस क्या करता है ध्यान रखेंगे, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन्स, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन्स। यानी टेस्टिस जो होते हैं ये कह लीजिए कि स्पर्म का निर्माण करते हैं और कुछ सेक्स हार्मोन्स का इनसे कह लीजिए सिक्रिएशन होता है, स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। तो इस तरीके से टेस्टिस काफी महत्वपूर्ण है। ये कितने हैं, वन पेयर है, ध्यान रखना कितने हैं, वन पेयर है। और ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहाँ पाए जाते हैं, पेनिस के बगल पार्श्व में, दोनों पैरों के कह लीजिए के बीच में एक जोड़ी, ये स्क्रोटम, स्क्रोटम माने जो थैली है उसकी, उसमें ये रहते हैं, लटकते रहते हैं। प्रत्येक जो टेस्टिस होता है ये 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर, और लगभग 1.24 यानी 1.24 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, ये मोटा होता है, थिकनिंग इसकी होती है, मोटाई होती है। तो इस तरीके से, और ये ध्यान रखेंगे एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, उसके द्वारा ये क्या रहता है, घिरा रहता है पूरा का पूरा। प्रारंभिक काल में जो टेस्टिस होते हैं ये उदर गुहा के अंदर रहते हैं, उदर गुहा के अंदर होते हैं। बाद में ये उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में लटकते रहते हैं। इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये है कि बॉडी टेम्परेचर से 3 कम से कम कह लीजिए कि डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणुओं के बनने के लिए। उधर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये उदर गुहा से बाहर लटकते रहते हैं। ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, पूछा गया कई बार, तो इसको ध्यान में रखना है। स्क्रोटम में लटकते रहते हैं। अंदर चले टेस्टिस में देखें संरचना में, तो टेस्टिस जो होता है कि कह लीजिए कि इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू संयोजित ऊतकों का इन्वेलप आवरण होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिक एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिक एल्बुजिनिया कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अंदर वो आवरण घेरे रहता है पूरी तरह से, उसको ट्यूनिक एल्बुजिनिया कहेंगे। और इसके अंदर 400 to 600 400 से 600 नलिकाएं रहती हैं उसके अंदर लगी। इन नलिकाओं को, ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ये जो नलिकाएं पाई जाती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिनको हम बोल रहे हैं, तो ये
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही शुक्र जनन नलिकाएं, इन्हीं के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कह लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उनके अंदर चलती रहती है। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर मैं ये डायग्राम एक और टेस्टिस की काट का बनाना पड़ेगा, उसको आप बना करके उसमें टेस्टिस के अंदर क्या रचनाएं हैं उनको आपको दिखाना है, किस तरीके से उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ से इसको इतना डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ताकि मैं यहीं पर उसका टेस्टिस के काट का डायग्राम बना सकूँ, आपको दिखा सकूँ। बहुत ही सरल, परीक्षा में 4 नंबर में कई बार आया है, आपके एग्जाम में पूछ देता है। टीएस ऑफ टेस्टिस, वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बताइए। तो एक वृषण, यानी ये वृषण टेस्टिस जो लगा हुआ है देख रहे हैं, 1 पेयर अंडाकार रचनाएं हैं, बताए थे 2.5 सेंटीमीटर से लगभग 1.24 सेंटीमीटर, माने 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.24 सेंटीमीटर चौड़ा था, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से घिरा था, संयोजी ऊतकों का आवरण है उसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू जिसको ट्यूनिक आप क्या बोले हैं, एल्बीजिया। तो ये उसके अंदर 400 से 600 पतली पतली नलिकाएं हैं। उन नलिकाओं को आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये काट का चित्र कभी कभी ये 4 नंबर में पूछ देता है, टीएस ऑफ टेस्टिस। तो यहाँ देख ले, मैं उसके काट का, इसके थोड़े से भाग को टीएस माने इस तरीके ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि सीधे चित्र आ जाए। ये छोटा सा लेंगे हम, बहुत बड़ा नहीं लेंगे। ये काट में डायग्राम में इतना हम ले रहे हैं भाग, मान लीजिए ये टीएस ले रहे हैं काट करके सेक्शन। इसमें अनेकों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये नलिकाएं 400 से संख्या में कितनी बताई गई, 600 तक पाई जाती हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाने का प्रयास अपना है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कुछ आप दिखा लीजिए कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। एक की रचना को जरूर विधिवत आपको दिखाना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये माने क्या है। ये यहाँ लिख दे रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनको बोल सकते हैं हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं, और इनकी संख्या होती है कितनी बताए, 400 से 600। इनमें शुक्राणुओं के बनने की क्रिया चलती रहती है। लगभग ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और 12-13 वर्ष से, और इसमें 60-70 वर्ष तक कह लीजिए जीवन पर्यंत चलती रहती है। ह्यूमन में 60-70 वर्ष तक लगभग चलती रहती है। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर संरचना देखेंगे तो इसके अंदर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये कनेक्टिव टिश्यू की हम लोग बात करें तो ये संयोजी ऊतक इसके अंदर भरे हुए हैं, ये दिखा लेंगे हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जो भी कह लीजिए रहेंगी, ब्लड CAPILLARY, रक्त केशिकाएं हैं। इसके अंदर और होती है क्या, कुछ सेल्स होती है, दिखा ले, इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं, और लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं इनको, ये पाई जाती हैं। ये इनको क्या कहेंगे, जो पाई जा रही हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे इनको, इंटरस्टिशियल सेल्स, INTER, इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल्स या इन्हीं को लेडिंग सेल, LEYDING, लेडिंग सेल्स भी कर सकते हैं।
ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स जो होती हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें दिखाएंगे, इसके अंदर चाक थोड़ा सा, इनके अंदर मुख्य रूप से अगर देखें तो ये कुछ सर्टोली सेल्स लगी होती है, इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है जिनका आधार चौड़ा होता है। ये सर्टोली कोशिकाएं बहुत बार पीएमटी में पूछता था, नीट में, नर्सिंग में ये प्रश्न आता है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ये सर्टोली कोशिकाएं हैं, SERTOLI, सर्टोली सेल्स। ये टेस्टिस में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं, और इनका आधारीय भाग देख रहे हैं, चौड़ा होता है बेस वाला भाग, और ये आगे का जो है पतला नुकीला भाग होता है। और ये जो है मुख्य रूप से इसके अंदर, अब देखिए और क्या पाई जाएंगे इसके अंदर, ये अंदर इसके जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, स्पर्मेटोसाइट्स जो बनाती है, वो डिफरेंट स्टेज में है, विभिन्न उनके स्टेज है। क्योंकि हम गैमेटोजेनेसिस जब आपको पढ़ाएंगे, वैसे वीडियो उसका बना करके आपको अपलोड किया जा चुका है। जिन्होंने पढ़ लिया होगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए होंगे, उनको अवश्य ही प्राप्त हो चुका होगा, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पर पढ़ा चुका हूँ। ये ध्यान में रखेंगे, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, इसमें ये जो बनाए हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं। तो ये यहाँ पर कर लीजिए, स्पर्मेटोसाइट्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्पर्मेटोसाइट, SPERMATO, स्पर्मेटोसाइट इन डिफरेंट DIFFERENT, डिफरेंट स्टेज, विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं में है, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं में, और इन्हीं से शुक्राणु बनते हैं। इसी के अंदर एक मैच्योर स्पर्म को भी दिखा लीजिए, ये जैसे ऐसे दिखा दिए, ये स्पर्म है। ऐसे बहुत ढेर सारे स्पर्म, कुछ स्पर्म्स जो होते हैं सर्टोली सेल से सिर के बल धसे रहते हैं। तो ये हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये जो रचना बनी है, ये यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये मैच्योर MATURE स्पर्म है, ये तो शुक्राणु है, परिपक्व बना है, और बहुत ढेर सारे शुक्राणु की अवस्थाएं यहाँ पर हैं, बन रहे हैं। ऐसे ही इनमें भी दिखा लेंगे आप डायग्राम में, मैं बनाने में नहीं जा रहा हूँ, बहुत वक्त लगेगा, इसलिए ध्यान रखना। ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं डिफरेंट स्टेज में, इनसे स्पर्म बनता है। एक स्पर्म यहाँ पर दिखा दिया गया, मैच्योर स्पर्म, ये बना हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है, बहुत ढेर सारे हैं। कुछ स्पर्म दिखा दिए गए हैं कि ये सिर के बल यहाँ इससे धसे रहते हैं। किसमें? सर्टोली कोशिकाओं में। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? ये जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उनको पोषण देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, इनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो इसको काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इनमें भी इसी तरीके से आप बना लेंगे। अब इतना वक्त नहीं है कि सब में बनाया जा सके, सेम डायग्राम वही इनमें भी बनाना है, सर्टोली सेल्स को दिखाना है आपको, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को विभिन्न स्टेज में जो है स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं उनको आपको दिखा रहा है, हर एक में ऐसे सब में दिखा लेंगे। तो इस तरीके से एक टेस्टिस की अगर पूछता है, टीएस ऑफ टेस्टिस, वृषण की अनुप्रस्थ काट अगर पूछता है तो आपको ये दर्शाना है, दिखाना है। तो कम से कम कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स दिखा लीजिए, ट्यूब्यूल, कैपिलरी, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखिएगा, ठीक है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखा लीजिए, और उसके अंदर फिर स्पर्मेटोसाइट सेल्स दिखाइए, सर्टोली सेल्स दिखाइए, मैच्योर स्पर्म दिखाइए। इस तरीके से कम से कम स्ट्रक्चर को आप दिखा दीजिए। ये ऐसा पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखना। तो यहाँ पर जो कहा गया स्पर्म का निर्माण होगा। अब आगे देखें प्रक्रिया में, तो ये ध्यान रखेंगे टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण बनेगा, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अच्छा, वहां से अब प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से पतली पतली नलिकाएं जुड़ी रहती हैं। वो नलिकाएं कहलाती है वास इफरेंस, उसको बोलते हैं वास इफरेंस। वो बाहर आती है निकल करके, आपस में पूरी की पूरी मिल जाती है, और मिलकर एक रचना यहाँ पर लिपटी रहती है जो कहलाता है, जिसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपीडिडाइमिस। इसमें भी इपीडिडाइमिस में भी ध्यान रखेंगे 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। अधिवृषण जिसको बोल सकते हैं, इपीडिडाइमिस का मतलब होता है अधिवृषण। तो इपीडिडाइमिस जो होता है मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अगर कार्य की बात करें तो मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीमेन को, ये ध्यान रखेंगे। इपीडिडाइमिस क्या करता है? मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। शुक्राणु बने हैं अभी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया थी, तो जो शुक्राणु आएंगे उनको, तो यहाँ पर इस शुक्राणुओं को ये अधिग्रहण करता है, लेता है, स्टोर करता है, और उनका ध्यान रखेंगे परिपक्वन भी होता है, मैच्योरेशन होता है। और इसमें 3 भाग हैं। एक है, ध्यान रखेंगे, कैपुट इपीडिडाइमिस, जो ऊपर का इपीडिडाइमिस का भाग होता है, वो सबसे पहला वो कैपुट इपीडिडाइमिस बोलते हैं। मिडिल वाले पार्ट को उसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कार्पस इपीडिडाइमिस। और ये लास्ट वाला भाग जो उसका होता है कहो, वो होता है कैडू इपीडिडाइमिस। कैडो या कैडा इपीडिडाइमिस जो कहिए, पश्च उसका सबसे लास्ट इपीडिडाइमिस का भाग होता है। ये जो इपीडिडाइमिस होती है, ध्यान रखेंगे, लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। इपीडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित कॉइल्ड क्या रहती है, स्ट्रक्चर के रूप में होती है। तो आपको दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लगभग संख्या में 400-600 प्रत्येक टेस्टिस के अंदर है। और ये अन्न का अंतिम कह दिया भाग बाहर जो निकलता है, खुलता है, इनसे नलिकाएं जो जुड़ी होती है वासा इफ्रेंसिया होती हैं। और ये वासा इफ्रेंसिया जो होती है, ये आगे जानते हैं क्या बना लेती है। वासा इफ्रेंसिया इपीडिडाइमिस का निर्माण कर देती है, और इपीडिडाइमिस काफी लंबी रचना के रूप में 6 मीटर तक लंबी रहती है, और ये कुंडलित रहती है उसी के अंदर। और ये आगे फिर निकलती है कुंडलित नलिका जो जाती है, ये कहलाती बनाती है वास डिफरेंस। तो क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। इस पर हमको जो जिसका वास डिफरेंस या वास डिफरेंस कहते हैं, ये भी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का ये स्टोरेज संग्रह करती है, और उनका फिर क्या करती है, इसके अलावा स्टोरेज के साथ साथ में उनका संवहन करती है, उनको ट्रांसपोर्ट करती है, उनका परिवहन, उनको जाने में सहयोग करती है। क्योंकि ये बना हुआ स्पर्म इसके सहायता से जाएगा। आप देख रहे हैं आता है ये, तो कहाँ आता है? सेमाइनल वेस्किल में आना है उसको। सेमाइनल वेस्किल के पहले एम्पुला है जहाँ पर वो स्टोरेज होते हैं, तो ये आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो वास डिफरेंस है ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। लगभग कितना होती है? 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, 30 सेंटीमीटर। और इपीडिडाइमिस तीनों भाग मिलाकर कितना होता है? 6 मीटर लगभग लंबी होती है। इनको दिमाग में आपको ध्यान में रखना। फिर आगे रचना में चलेंगे। अब सेमाइनल वेस्किल की बात करते हैं हम लोग। सेमाइनल वेस्किल क्या है? सेमाइनल वेस्किल ये भी फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड पार्ट ऑफ सीमेंस, यानी कह लीजिए कि सीमेन का निर्माण, उसका जो लिक्विड भाग, तरल भाग, की शुक्राणुओं को तैरने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वो तरल भाग यहाँ पर उससे सिक्रिएट होगा, और ये स्पर्म आएंगे सेमाइनल वेस्किल्स में, और यहाँ से ये स्पर्म आगे जाते हैं। आप देख रहे हैं
कि इनको खुलना है, किसमें खुलेंगे, यूरेथ्रा वाली नलिका, ये यूरिनरी ब्लैडर है भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यानी ये मूत्राशय है, कह सकते हो थैली है, जो मूत्र जनन भाग से, मूत्र तंत्र से जुड़ी होती है, जहाँ किडनी में जो किडनी होती है, किडनी से जो कह लीजिए कि निकलता है, वो किडनी आपको ध्यान में होगी कि उससे दोनों तरफ किडनी होती है जो लगी, और इनसे निकलती है यूरेटर। यूरेटर ये याद आ जाना चाहिए आपको, ये यूरेटर इसी से निकल करके इसमें जुड़ी है, ये गई। एक समझने के लिए मैंने बताया कि आप ध्यान रखें, उससे मूत्र आता है, यूरिन आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, इकट्ठा होता है यूरेटर के थ्रू। तो यहाँ आएगा, चूंकि यूरिन के निकलने का भी मार्ग वही है, स्पर्म के निकलने का भी मार्ग वही है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। आगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, आगे चलेंगे अगर देखा जाए तो क्या है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये लगभग 4 सेंटीमीटर, दोनों तरफ की 4-4 सेंटीमीटर कह सकते हो लंबी होती है, थैली जैसी रचना होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक ऊपर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, उनके ऊपर ये स्थित होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा वाला भाग शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स उपस्थित होती है, और ये भी फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड पार्ट ऑफ सीमेंस, सीमेन के कह लीजिए कि तरल भाग के फॉर्मेशन में ये भी सहायक होती है। तो ये विशेष प्रकार की रचनाएं, आगे उसमें आगे चले तो काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, ये सिक्रिएशन करती है ऑफ एल्केलाइन क्षारीय एक लिक्विड का, एल्केलाइन कह लीजिए लिक्विड का, ये क्षारीय लिक्विड का ये सिक्रिएशन करती है, जो कोपुलेशन के समय हेल्प करता है, घर्षण से बचाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले जैसे ही उत्तेजना की अवस्था आती है, स्टिमुलेशन होता है, उत्तेजित होता है, उस प्रोसेस के लिए, कोपुलेशन के लिए, नर के लिए कह लीजिए, तो उससे जो है ये जो काउपर्स ग्लैंड है, उनसे एक क्षारीय द्रव लिक्विड जो है सिक्रिएट होता है, निकलता है पहले, जो इसको बैक्टीरिया विहीन बनाता है, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण न हो पॉपुलेशन के समय। और फीमेल में भी ये ध्यान रखेंगे, घर्षण से इसको जो है कह लीजिए कि बचाने का कार्य करता है, तो ये हेल्प करने का कार्य करेगा। इस तरीके से इसकी भी रचना को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो आप जान रहे हो यही है, काफी लंबी है, क्योंकि इसका संबंध पेनिस से है। किससे है, पेनिस से है यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ, संभल करता है ऑफ सीमेन एंड यूरिन। इसका काम है क्या, कंडक्शन ऑफ सीमेन एंड यूरिन। और ये लगभग ध्यान रखेंगे 9 to 16 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, क्योंकि इस पर सीमेन उससे इसका संबंध पेनिस से है। इससे है, पेनिस से, मेल सेक्स ऑर्गन से है, तो इसलिए काफी लंबा होता है। 16 सेंटीमीटर 9 से 16 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। दो कंडीशन होती हैं जब ये कह लीजिए कि पॉपुलेशन कंडीशन में होता है, उस समय ये कह लीजिए कि काफी तनाव, पेशियां जो है तनाव की स्थिति में आती है, और इसकी लेंथ जो है उस समय बढ़ जाती है। कोपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस का, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। पेनिस का देख रहे हैं अंतिम भाग जो है फूला हुआ होता है काफी, इसको ग्लांस प्रीप्यूस कहते हैं। ग्लांस प्रीप्यूस का मतलब होता है, प्रीप्यूस का मतलब कर देंगे उसको शिश्नाग्र छद, हिंदी कठिन है, शिश्नाग्र छद, शिश्न का पेनिस वाले शिश्न, उसका अंतिम भाग जहाँ पर छेद है तो ये फूला हुआ रहता है, तो ये कहलाता है ग्लांस प्रीप्यूस, इसको याद रखेंगे। और ये जो पोर है उससे जिससे यूरिन और सीमेन निकलते हैं, ये कहलाता है यूरोजेनाइटल अपर्चर। यूरोजेनाइटल इसलिए कि मूत्र जनन छिद्र है, दोनों चीजें निकलती है इससे, तो यूरोजेनाइटल अपर्चर कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये संयोजी ऊतकों से ही बना होता है। ये काफी पेनिस जो होता है कह लीजिए स्पॉन्जी टिश्यू संयोजी ऊतकों से बना है। 9 to 16 सेंटीमीटर इन लेंथ लंबा होता है। और ये कोपुलेटिंग ऑर्गन जो कह लीजिए कि मैथुन अंग है,
मैथुन अंग यानी कोपुलेटरी आर्गन के रूप में ये होता है। तो इस तरीके से मनुष्य के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आपको ब्रीफ कल ये एक आपको वर्णन किया गया है इसका। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से डायग्राम बनाना। कभी कभी पूछ देता है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करिए, तो आपको पूरा वर्णन करना है। टेस्टिस का कभी कभी पूछ देता है कि वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, और उसके भाग है बहुत ढेर सारे कार्य। कभी सर्टोनी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनके कार्य लिखिए। इपिडिडाइमिस के कार्य लिखिए। और इस तरीके से बीच बीच से पूछ देता। प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड से पूछ सकता है, सेमाइनल वेसिकल से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जो भी पूछे जाए वो आपके कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर। तो स्टार्ट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से, जो बना था चित्र बगल में, फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर उससे इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस में 3 भाग, एक तो कार्पस इपिडिडाइमिस, सबसे ऊपर कैपुस इपिडिडाइमिस, फिर मिडिल वाला कार्पस इपिडिडाइमिस, फिर जो है ध्यान रखेंगे काउडा इपिडिडाइमिस अंतिम भाग। ये तीनों इपिडिडाइमिस का भाग मिलकर के लगभग 6 मीटर तक कुंडलित रहता है, उसी के ऊपर लगा रहता है। और उससे बाहर आता है तो बना लेता है, ध्यान रखेंगे जब बाहर निकलता है तो उससे वासा डिफरेंसिया, जो भी वासा डिफरेंस कहते हैं, जाता है। उससे फिर एम्पुला, सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल से वो फिर यूरेथ्रा में तक खुलता है। मैंने इसको एकदम स्पष्ट अलग अलग दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम न हो। बहुत ही सरल और सहज डायग्राम भी है, इसको आप बनाएंगे और इसका वर्णन करेंगे। कुछ हार्मोन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है इस जनन की प्रक्रिया में। आप जानते हैं कि वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअली जो कैरेक्टर्स हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित कराता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है जैसे गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस द्वितीयक लैंगिक लक्षण ही कहलाएगा। गुप्तांगों में बाल का आना, मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, कांक में बालों का आना, मांसपेशियों का मजबूत होना, स्पर्म का बनना, आवाज का भारी होना, विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण का पैदा होना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन ये निकलता है इंटरस्टिशियल सेल से भी बनाए थे, जब वहाँ टेस्टिस की काट का चित्र तो दिखाए थे, लैडिंग सेल्स भी बोलते थे। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स के डेवलपमेंट को कौन शुरू कराता है, वो होता है, ध्यान रखेंगे कौन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं और ये अपना रोल अदा करते हैं। कभी कभी नाम पूछता है हार्मोन्स का जनन में, जो नर जनन तंत्र में भाग लेते हैं, तो आपको टेस्टोस्टेरॉन और इसके अलावा कह लीजिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनको आपको याद आना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक, आज हम यही अब समाप्त करेंगे। अगला पार्ट अपना जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा इसके बाद। तो इसको आप भली भांति पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मनोबल मेरा ऊंचा करेंगे, तो हम और भी आपके लिए वीडियो इसी तरीके से बनाकर और पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।